Well, hello everybody. This is me, Chanakya Shukla, and I welcome all of you to my YouTube channel. आप सभी का स्वागत है एंड एक छोटी सी ट्रिप में मार के आया हूँ फ्रॉम बैंगलोर टू कोची केरला एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस मतलब कि गया मैं इस काम से था कुछ म्यूजिक का ही काम था दो आई वाज नॉट परफॉर्मिंग बट म्यूजिक टेक्स यू प्लेसेस एंड जिस काम के लिए गया था वो बहुत अच्छे से हुआ और बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मैं मिला वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों से मिला और बस सच ग्रेट एक्सपीरियंस धीरे धीरे क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले बता देता हूँ कि इवेंट क्या था तो इट वाज एन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय IPRS which is short for Indian Performing Rights Society. ये देखिए दिस इज द इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी। अब क्या है ये मेरे को भी कब पता लगा कैसे लगा वो मैं आपको बताऊँ। तो क्या हुआ as by now all of you know that I'm a singer songwriter music producer पर उससे पहले I'm a performer। मैं लाइव स्टेज गिग्स करता आया और मेरा बैंड भी था एक टाइम पर और हमने काफ़ी परफॉर्मेंसेस करी फिर लाइफ की प्रायोरिटीज देख के सबने अपने अपने गोल्स और अपनी स्ट्रीम्स चूज करी लेकिन फिर भी हम मिलते हैं और म्यूजिक करते हैं। आई गेस सभी के सभी म्यूजिक अपना अपना करते हैं बैंड में भी जितने भी लोग मेरे को बैंड के थ्रू जानते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अगली बात पे आते हैं कि क्या होता था कि बैंड के टाइम पर भी बहुत सारी चीजें हम स्ट्रगल करते थे, है ना। और अकेला बैंड हमारा तो नहीं था, और भी लोगों का जो जिन लोगों का बैंड रहा है और हमसे सीनियर है तो उनसे भी हम सीखते आए। और वहाँ पे मेरे को मिले ऐसे सिंगर्स परफॉर्मर्स और प्लेबैक सिंगर जिनका पहले बैंड था और मेरे से ऑब्वियसली थोड़े सीनियर है वो, थोड़े क्या काफी सीनियर, है ना। थोड़ा एजेड बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगता लेकिन सीनियर है वो, क्या उन्होंने ज़्यादा काम किया हुआ अगर आप देखोगे तो। और किस टाइम पर आज की डेट में कितनी फैसिलिटीज़ हैं, आई कैन ब्लॉग, आई कैन रिकॉर्ड माई सेल्फ हेयर। उस टाइम पर रिकॉर्डिंग वगैरह बहुत मुश्किल होता था, अब मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। तो इसलिए मैं उनके लिए हमेशा रिस्पेक्ट रखता हूँ और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। तो मैं बस अपने मुंह बंद और कान खुले रखकर ये इवेंट अटेंड करने गया था क्योंकि पहली बार मैं IPRS की कोई मीटिंग या वर्कशॉप फेस टू फेस अटेंड कर रहा था। तो क्या हुआ कि बैंड के टाइम की एक आपको बात बताता हूँ कि मेरी क्या समस्या रही थी कि मेरे को क्यों आकर्षित किया इस चीज में। तो क्या हुआ कि एक बार मेरा एक अपना ओरिजिनल सॉन्ग है जिसका नाम सबको शायद पता होगा, पर नहीं है तो मैं बताता हूँ। सावरिया एक सॉन्ग है, तो गाना कुछ ऐसे है, सावरिया तेरी आंखें करती है ये बयां के हर पल इनमें मैं हूँ ना, तू इनको कभी बहा सावरिया। हम्म, तो ये कॉम्पोजिशन है और बहुत प्यारी कॉम्पोजिशन है और बैंड के साथ हम इसको परफॉर्म करते थे। लिखा मैंने है, कंपोज मैंने किया है, गाता भी मैं ही। पर अब क्या हुआ कि अब हम एक दिल्ली का एक छोटा सा बैंड, एक लोकल सेलिब्रिटीज और सेमी नोन जो भी कहते हैं हम लोगों को इतना नहीं जानते लोग अपने सिटी के बाहर। ठीक है, सिटी में तो लोग जान गए बट दैट इज अ लिमिटेड पॉपुलेशन। अब क्या हुआ कि बैटल ऑफ बैंड्स, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, कॉलेज के फेस्ट होते हैं और वहाँ पे एक इवेंट का नाम है रखा जाता है बैटल ऑफ बैंड, जहाँ पे कोई सेलिब्रिटी वगैरह नहीं आते बट कॉलेज के ही बच्चे या फिर जो सीख रहे हैं और छोटे छोटे बैंड्स हैं उनकी आपस में प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होता है। और जो कंपटीशन जीतता है उसको कुछ ना कुछ मनी प्राइस भी मिलता है या फिर कुछ और प्राइस होगा, जैसे रिकॉर्डिंग डील मिल गई या फिर अलग अलग स्पॉन्सर्स होते हैं तो अपने अपनी तरफ से गिफ्ट देते हैं, तो कुछ ना कुछ प्राइस मनी देते हैं, गिफ्ट नहीं, विनिंग प्राइस, इनाम जिसे कहते हैं। अब क्या होता है कि हमने भी अपने टाइम पे बहुत सारे कंपटीशन जीते, यहाँ तक कि आप कहो कि 2010 में वी री यूनाइटेड एंड 2011 में जितने दिल्ली NCR में कंपटीशन थे सारे हम जीत रहे थे। और कमाल का मजा आ गया था क्योंकि चीज अपने पास ऐसी थी, ओरिजिनल कॉम्पोजिशन, बैंड के अंदर सिंक्रोनाइजेशन बहुत बढ़िया, स्टेज परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया, तो हमने जीतना था ही था। ठीक है, और सबके सब बहुत मेहनत कर रहे थे अपने इंडिविजुअल आर्ट पे भी। जैसे मैं सिंगर हूँ तो मैं अपने वोकल्स पे बहुत मेहनत करके आया था, कीबोर्डिस्ट अपने पियानो पे, गिटारिस्ट जो है वो अपने गिटार पे लीडिंग स्किल्स पे, और जो ड्रमर है वो भी बहुत एक्सीलेंट हो चुके थे तब तक।
तो सबके सब बहुत अच्छा कर रहे थे, तो हमें जीतना बहुत हमारा मुनासिब ही था, है ना? इट वॉज सो ऑब्वियस। अब क्या हुआ कि बैंड जो है वो पॉपुलर तो हुआ, पर अब दूर दूर से बैंड्स आते हैं। किसने पता नहीं कहाँ से क्या चीज़ सुनी और समझी, और फिर हमें 1-2 साल के बाद अगले साल कहीं बैटल बैंड्स हो रहा है तो पता लग रहा है कि मेरे कोई शुभचिंतक होंगे, कोई ऐसी आर्मी नहीं है, बट शुभचिंतक होंगे जिनको जो मेरी मेहनत की कदर करते हैं, तो उन्होंने बताया कि सर ये तो आपका सॉन्ग परफॉर्म हो रहा है, मैं यहाँ पे किसी उत्तराखंड के किसी यूनिवर्सिटी में आ रखा हूँ, सम कॉलेज, और वहाँ पर ये लोग आपका परफॉर्म कर रहे हैं गाना, और अपना गाना बता के परफॉर्म कर रहे हैं कि ये इनका ओरिजिनल कॉम्पोजिशन, क्योंकि बैंड्स के अंदर कैटेगरीज होती है, उसमें अगर आप ओरिजिनल कॉम्पोजिशन अपनी बताओगे तो उसके ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं आपको, और उस वजह से आपके जीतने के चांसेस बढ़ते हैं। तो उन्होंने अपनी कॉम्पोजिशन बताकर मेरा गाना वहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे, और विनिंग प्राइस भी कुछ शायद 50,000 1 लाख रुपए कुछ ऐसा है। तो क्या किया जा सकता है? मैंने तो एज इट इज आपको बता दिया। अब मैं उस समय बिल्कुल असहाय, क्योंकि इस चीज़ के लिए क्या कर सकता हूँ? अ, मैं तो जैसे एक आर्टिस्ट क्या कर सकता हूँ इस चीज़? मैं बस एथिकली सोच सकता हूँ कि यार इन लोगों को समझ आनी चाहिए कि ये इनका सॉन्ग नहीं है। और उस टाइम तक तो मेरे पास अपना कोई प्रूफ भी नहीं था कि मेरा सॉन्ग है। ना कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन थी, ना कोई ऐसा रिकॉर्डिंग एज सच जो कि मैं सुना सकूं, कि रिकॉर्डिंग तो कोई भी कर ले, फिर वही बैंड ही अगर रिकॉर्ड कर ले मेरे गाने को और फिर बताए कि वो उनका सॉन्ग। तो इन सब चीज़ों से मैं जूझ रहा था 2010 के आस, आज से 14 साल पुरानी बात है। हाँ, काफ़ी टाइम हो गया उस चीज़ को। पर 10 नहीं, मतलब कि 14 नहीं तो 12-13 साल हो गए, बट स्टिल इट्स अ लॉन्ग टाइम। देन व्हाट हैपेंड कि अ, एक मेरे को लगा कि यार मेरे साथ ये गलत तो हो रहा है, मेरे को पता है, और मेरे को अपने साथ, अपने हाथ दिल के साथ गलत अ, जो हो रहा है वो नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, आई शुड ट्रीट जिस दिल ने जिस मेरी पार्ट ऑफ मी जो था जिसने ये गाना बनाया ये सोचकर कि इसके साथ जस्टिस हो। ठीक है, और वो तो हो ही, लोग पसंद कर रहे हैं, बट एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप अगर परफॉर्म कर रहे हो लाइव तो आप बता दो कि ये किसका है, ये तो एथिकल होता ही है तरीका, इतना मेरे को भी पता ही था कि इतना एथिकल होता है, ऐसा ही करना चाहिए। तो मैं भी कभी परफॉर्म करता किसी का सॉन्ग तो बताता ही नहीं कौन है ओरिजिनल आर्टिस्ट। ये एथिक्स मैंने शुरू से रखे अपने लाइव परफॉर्मेंस में। पर स्पेशली जो बडिंग आर्टिस्ट है ना उनका और बता, क्योंकि वो अभी अभी एक्नॉलेजमेंट के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। यहाँ तक कि जो इवेंट मैनेजिंग मैनेजिंग कंपनीज हैं वो उनको लाइव परफॉर्म फ्री में करवाती है, और मैंने भी किया एक टाइम। और वो बस ये कहकर कि अभी आपको एक्सपोजर मिले, तो वो एक्सपोजर क्या है, मतलब कि आपको अपना काम दिखाने का मौका मिल रहा है, आप, और वो आपका काम है ये बताने का मौका मिल रहा है, दिस इज एक्सपोजर वो कहते हैं। और उसके बदले एक पैसा भी नहीं देते, या बदले में आपको कुछ खिला देंगे या पिला देंगे, बट ये तो नहीं होता है ना। मैं गाड़ी टैक्सी करूँगा, उसको बोलूँ भैया वहाँ तक छोड़ दीजिएगा, और खिला दूंगा पिला दूंगा, ऐसे थोड़ी होता है ना। इन कैश पैसे के अंदर ही बात होती है। तो ये एक्सप्लॉइटेशन बहुत झेली थी हमने, तो हमने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए यार, में सब कुछ तो गलत हो रहा है, और क्या सभी के साथ होता है? जिन बड़े बड़े सिंगर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स और ये सब कंपोजर्स को सुनते हुए हम आए, बैंड्स को हम सुनते आए हैं, उन सबके साथ ऐसा होता है, तो फिर हम क्यों करें फिर उनको आइडियल। तो मैं फिर देखा, इंटरनेट पे सर्च किया, तो मेरे को पता लगा कि एक ऐसी बॉडी है जो परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी करके कुछ है, और उस टाइम पर भी थी इनकी वेबसाइट, और फिर मैंने दिल्ली में बैठे बैठे इनको ढूंढ लिया इंटरनेट पर, और फिर इनके बारे में जितनी जानकारी थी, और राइट्स और रूल्स होने क्या क्या चाहिए इनके बारे में जानकारी, फॉलो होते हो नहीं होते हो दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, बट रूल है क्या एक्चुअली पता तो लगे, क्योंकि अब मेरे ऊपर आई है तो मेरे को अ, करना पड़ेगा उसके लिए, आई डू नॉट हैव एनी चॉइस। तो मैंने ढूंढा आईपीआरएस को, और उसके बारे में देखा कि क्या है, कौन है, पता लगा तो इसके उस टाइम पर जो लीडिंग मेंबर्स, चेयरमैन और ऐसा ए आर रहमान और वगैरह, जो कि सभी लोग उनको बहुत प्यार करते हैं और बहुत इज्जत देते हैं, और म्यूजिक में सबसे ऊपर ही मानते हैं आज की डेट में, इंडस्ट्री में अगर कोई कर रहे है ना।
तो ये सब लोग थे वहाँ पर। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं शायद सही लोगों के साथ जुड़। देन आई थॉट ऑफ बिकमिंग अ मेंबर माई सेल्फ, या फिर मैं भी अगर ओरिजिनल कंपोजिशन करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जहाँ से दिल्ली में गिने चुने लोग सर्कल जो म्यूजिशियंस मिल जाएंगे आपको, लेकिन ओरिजिनल जिनके काम हो गिने चुने मिलेंगे आपको। हाँ, तो मेरे को कम लोग थे जिनसे मैं पूछ सकता है, बता सकता कि ऐसा क्या है। सिंगर्स बतेरे हैं बहुत लोग, मतलब कि सोनू जी के गाने गाते हैं, किशोर जी के गाने गाते हैं, और ये इनके रिसेंट जितने प्लेबैक सिंगर्स हैं, सब जो अभी जीवित हैं या फिर पुराने हैं, उन सब के गाने गाते हैं। चल रही है उनकी गाड़ी, उनका घर चल रहा है, बट मैं वो नहीं हूँ ना। आई वॉज नॉट इन टू एन ऑर्केस्ट्रा, आई वॉज इन टू रॉक बैंड्स एंड लाइव। एक अलग कल्चर होता है, वो शायद गिने चुने लोग जो जानते हैं वो समझते हैं उस चीज को, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अब मैं आया जब बैंड छोड़कर सिंगिंग में, म्यूजिक में, तो फिर बहुत सारे लोग थे और फिर अपनी कैटेगरी डिसाइड करना बड़ा मुश्किल था। किया मैंने, प्लेबैक भी किया, एल्बम भी निकाले, पर एटलीस्ट मैं चाहता था सही लोग जुड़े, ठीक है, जो कि मेरे को सही गाइडेंस। तो बहुत लंबा वक्त लगा। मैं आपको इतना देर से ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वाकई आई वॉकड इन द सन टू फाइंड द राइट पाथ। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी इस चीज़ के लिए। फिर जाकर मेरे को, और अभी तक मैं मिला ही नहीं था किसी से, ठीक है, वो लोग भी हर किसी को ऐसे मुंह नहीं लगाते, जबकि कितने कैसे कैसे आर्टिस्ट है, कोई मार धाड़ कर रहा है और फिर अगले दिन गाना निकाल रहा है, तो ऐसे लोगों को तो ये लोग नहीं लगाएंगे ना मुंह। ये मतलब सुनो आप, लेजेंडरी लोग जो ये लता जी, किशोर जी, हाँ, मोहम्मद रफ़ी और मुकेश कुमार और आशा भोसले जी, इस टाइप के लेवल लेजेंडरी सिंगर जो है, ठीक है, इन इन लोगों के साथ इनका एसोसिएशन है, तो आप सोचो फिर कि क्या वो लड़ते झगड़ते रहते थे, वो तो बहुत, मतलब कोई वर्ड्स नहीं है उनको, उनके आर्ट को। और सात्विक लोग थे वो, ठीक है। आज भी आपको वैसा जीवन जीना पड़ेगा, फिर गायकी वायकी करनी पड़ेगी, तो आपकी कला में भी वो चीज़ रहेगी, तो वो नियर टू इम्पॉसिबल है हमारे लिए रीच करना। फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं कि चलो वो एक डेस्टिनेशन है, तो उस तरफ हम जाएं, है ना। तो अब मैं कैसे अपने आप को बताऊं कि भाई कि मैं आपके एसोसिएशन के लिए योग्य हूँ या क्या हूँ, बिल्कुल हर कोई पूछेगा ना ये चीज़। और हालांकि म्यूजिक भी मैंने भारतीय शास्त्रीय संगीत के साथ जोड़ के ही आगे बढ़ने की कोशिश करी। तो मैं सिंगिंग सीखना चाहता था, तो किसी ने ये गिटार विटार और बैंड वगैरह मेरा बाद में आया, उससे पहले हारमोनियम पे और इंडियन क्लासिकल बंदिशें क्या होती है, नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से मैंने गुरुजी बनाकर। और मेरे तो गुरुजी आज भी देखते हैं, वो कहते हैं म्यूजिक तो करते रहते हो बट थोड़ा अपनी ज़िंदगी भी जियो, आप थोड़ा एन्जॉय भी करो। और पर उनसे भी बहुत सीखा मैंने, और उनसे भी जो चीज़ें बताते हैं ना कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के अंदर क्या एक सभ्यता है, एक ट्रेडिशन है, बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है वो। तो इन्हीं चीज़ों के साथ जोड़ते-जोड़ते मेरे को एक बहुत अच्छी आई वाज़ लुकिंग फॉर गुड पीपल अराउंड मी, क्रिएटिव पीपल, ठीक है? नॉट पीपल हू जस्ट थिंक ऑफ क्रिएटिंग न्यूसेंस और लुकिंग फॉर पब्लिसिटी वगैरह, ठीक है? ड्रामेबाज़ लोग मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, ठीक है? मेरे को रियल बंदे पसंद है, क्योंकि जो रियल म्यूजिशियन होता है ना, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे प्रैक्टिस करता है, ठीक है? उस समय वो फ़ोन नहीं उठाता है, सोशल मीडिया नहीं देखता है, अपना म्यूजिक की प्रैक्टिस करता है। तो वहाँ पे ड्रामे के लिए टाइम नहीं है, है ना? तब जाके आपकी कला सुधरती है ना? सो दैट इज़ द रियल डायमंड कहो जिसे, है, इट्स नॉट गोल्ड और वो हल्की चीज़ें हैं वो सब, आती हैं जाती हैं, परत होती है वो सब, कि आप फेमस हो गए और समथिंग लाइक दैट, ठीक है? ये चीज़ अब जब आपके अंदर आ जाएगी ऐसी कला, तो कोई नहीं छीन सकता आपसे, और फिर फेमस तो आप कभी भी होगा, ठीक है? एनीवेज़, तो क्या हुआ कि लेकिन मेरे को चीज़ ये थी कि ऐसी एक्सप्लॉइटमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है? मेरे साथ भी, और मैं क्योंकि और जो लोग मेरे साथ जुड़े बच्चे जो मेरे से थोड़े कम उम्र के, उनको तो बिल्कुल ही नहीं अकल इस बारे में कि भाई अगर उनको मैं कह रहा हूँ कुछ मैं बनाऊँ और किसी और ने अगर कुछ उनका चुराया, तो फिर मैं क्या गाइड करूँगा उनको? आई शुड बी विद राइट पीपल। तो अभी क्या हुआ कि जुड़ा मैं, और मेरे को पता लगा, मैंने कुछ वीडियोस देखी, मेंबर बना मैं। बॉम्बे जब गया 2017-18 कुछ,
उनमें से मैंने फिर मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है, और पेड मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया। ऑब्वियसली जहाँ जब तक पैसा आप सही तरीके से नहीं देते हो, तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेते, है ना? तो फिर पेड मेंबरशिप मैंने ली एज अ ऑथर एंड एज अ पब्लिशर ऑल्सो, क्योंकि मैं पब्लिशिंग भी करता हूँ और ऑथर भी हूँ, ठीक है। अगर मैं गाने लिखता हूँ तो भी मैं ऑथर हूँ, अगर मैं किताब कहानी कुछ लिखता हूँ तो भी मैं ऑथर, सॉफ्टवेयर लिखता हूँ तो भी ऑथर हूँ। और ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छे से पता लगी जब मैंने एक क्लिप देखी जावेद अख्तर साहब की, उसमें वो बता रहे थे कि ऑथर, और वो भी संसद में बताया था उन्होंने कि ऑथर होता कौन है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो बहुत पुरानी बात है, लाइक 10-15 साल पुरानी बात होगी शायद जब वो वीडियो बनी। और अब उन्होंने अपने टाइम पे जो करना था वो किया। आर्टिस्ट में सिंगर्स वगैरह तक तो रॉयल्टीज वॉयल्टीज पहुंचती नहीं थी, तो उन्होंने रॉयल्टीज पे बहुत काम किया। लेकिन अब रिसेंट चीजें जो हैं उनके ऊपर बात नहीं करोगे, वो भी एक लिविंग सोसाइटी के अंदर, तो फिर तो वो आउटडेटेड एंड आउटकास्ट हो जाएगी ना। नहीं, तो मैं बहुत अच्छे से चाहता था कि ये नई टेक्नोलॉजी पे बात करें, और जो आजकल मैं फेस कर रहा हूँ, ठीक है। आजकल वैसे वो लाइव परफॉर्मेंस का तो एक केस आप रहने देते हैं, अदरवाइज आप यूट्यूब पर देखो तो कोई कंटेंट किसी का कुछ अगर सॉन्ग कहीं से कुछ होता है तो बॉट्स अपने आप उसे कैच कर लेते हैं और नीचे लिखा जाता है वीडियो क्लेम हो जाता है, कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। दैट इज ऑल ऑटोमेटिक, नोबडी इज सिटिंग एंड डूइंग दैट, दैट्स ऑल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसके ऊपर बात करें, एआई के ऊपर बात करें कि एआई जो है उससे क्या खतरा है या फिर क्या फायदे हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में, और हमें उसे एज अ टूल कैसे यूज करना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी की बात हो, राइट्स पे तो मैं इनकी बातें बहुत पहले से सुनते आ रहा हूँ, 10 साल से मैं फॉलो ही कर रहा हूँ, तो आई वेरी मच फॉलो कि क्या होने चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, और वो मैं आपको भी बताता ही रहता हूँ। उसके अलावा म्यूजिकलिटी में सॉन्ग राइटिंग कैसी होनी चाहिए, एक आर्टिस्ट लोगों के साथ भी मिला मैं कि कैसे कंपोज करना चाहिए, सॉन्ग को लिखना कैसे चाहिए, तो वो भी मैंने अलग अलग तरीके के सॉन्ग लिखे हैं, बचपन से भी मैं लिखता आ रहा हूँ और अभी भी मैं कुछ करता हूँ तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करता हूँ। कभी कभार बहुत मिनिमलिस्टिक सॉन्ग, लाइक 2 कॉर्ड्स पे एक पूरा गाना, हाँ, और फॉरगेट अबाउट लिरिक्स, लेकिन सॉन्ग राइटिंग मतलब उसके अंदर धुन है, उसके अंदर जो उसकी अरेंजमेंट है, उसमें कब इंट्रो आ रहा है, कब कोरस आ रहा है, कब वर्स आ रहा है, ये सब चीज़ें जो है, तो ये इन सब चीज़ों के अंदर आप कला दिखाते हो अपनी, आप अपनी वर्सेटैलिटी दिखाते हो। तो रिसेंटली मेरा एक नया सॉन्ग आया सावन चला, जो कि लिखा मैंने कम से कम 2006 में था, और अब जाके उसको मैंने रिलीज़ किया है। उसमें कुछ चीज़ें मैंने चेंज और कर दी क्योंकि उस टाइम तो मेरे को पता नहीं था, लेकिन वो रिज़ेम्बल करती है किसी और गानों से भी, तो मैंने हेज़ेमेट्स हटा दी, ठीक है, क्योंकि मेरे को अब वो चीज़ों में नहीं पता। जब आप छोटे होते बहुत सारे गाने सुनते हो ना, तो उनका इन्फ्लुएंस आपके पास आ जाता है, ठीक है? और फिर आप आपके जो काम निकालते हो तो वो भी वैसा ही होता है। तो आई डिड नॉट वांटेड कि मेरा काम किसी से मिलता-जुलता लगे। इसीलिए आप क्लासिकल म्यूज़िक सीखते हो, व्हिच इज़ द रॉ फॉर्म ऑफ म्यूज़िक, ठीक है? उसके बाद आप म्यूज़िक कंस्ट्रक्ट करते हो। अगर आप किसी का बना-बनाया गाना सुनोगे तो फिर वो बिल्कुल उससे मैच करेगा, है ना? इसीलिए आपको जो भी कोई म्यूज़िक के अंदर बताएगा, दे विल हाइली रिकमेंड यू टू मेक अ गुरु, जो कि आपको क्लासिकल म्यूजिक सिखाए, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सिखाए। इंडिया में, वेस्टर्न में भी सीखना तो भी दैट इज द रॉ फॉर्म ऑफ म्यूजिक। उसके बाद आप कंपोज करो, कंस्ट्रक्ट करो म्यूजिक, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स बनाओ, सिंपल से सिंपल बनाओ, दैट इज अप टू यू। बट गाने सुन के गाने बनाओगे तो बिल्कुल एक जैसे लगेंगे, वो एक ही कॉपी पेस्ट लगेगा, और फिर आप डिसअपॉइंट भी होगे कि मेहनत करी। हाँ, एनीवेज, तो क्या हुआ, वो तो केस पुराना हो गया, लाइव परफॉर्मेंस वाला, कि वो बच्चों ने गाने गाए और पता नहीं वो जीते या हारे, क्या पता। लेकिन मैं थोड़ा कंसर्न हो गया इस चीज़ के बाद से, तो मैंने क्या है कि इमीडिएट एक्शन ये लेना चाहिए था कि मैं अपने गानों को कॉपीराइट कराऊँ किसी तरीके से, सबसे पहले अपने। तब अपने लिए बजट नहीं था, तो पहले और लोगों का जो काम था उसको मैं स्ट्रक्चराइज तरीके से निकाला जाता, तो किसी और का कुछ काम है, कोई दूसरे का कॉम्पोजिशन है जो कि मेरे पास आया है कि मैं उसको प्रोड्यूस करूँ, तो आई गिव देम एन एडिशनल सर्विस कि मैं आपका सॉन्ग कॉपीराइट भी करवा देता हूँ, ठीक है, आप ही के नाम पर, और उसकी जो भी चीज़ है मेरे अपने पैकेज में इंक्लूडेड रखूँगा उस चीज़ को। तो बड़े अच्छी चीज़ थी वो चीज़ की,
हुआ भी वो कॉपीराइट उनके नाम पे, ठीक है, क्योंकि मेरे को सपोर्ट करने के लिए तो, लेकिन मेरा काम हो, वो तो बहुत मुश्किल है। उनसे जो पैसे बचे, उसके बाद फिर मैंने वो सेविंग कर करके अपने गाने भी प्रोटेक्ट करने शुरू करे, और फिर हो गए मेरे नाम पे भी। सावरिया जो है ये मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, और इसके लिरिक्स भी पहले मैं करा चुका हूँ रजिस्टर अपने नाम पे। तो ये एक अलग सोसाइटी है, copyright.gov.in। ये जो है IPRS, दिस इज अबाउट रॉयल्टी कलेक्शन, ठीक है, दिस इज नॉट अबाउट कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन, दिस इज अबाउट रॉयल्टी कलेक्शन। एंड इनका मानना एकदम सिंपल है कि कॉपीराइट उसी वक्त हो जाता है आपका, आपके वर्क पर, जिस समय आप बनाते हो, है ना। तो बिल्कुल सही बात है। और फिर इनका मानना ये है कि जिसका कॉपीराइट है उसको उस काम की रॉयल्टी मिलनी चाहिए, है ना, जो कि एक लॉन्ग रन थिंकिंग, मतलब कि जब आप लाइव परफॉर्म नहीं कर पाओगे, जब आप कंपोज नहीं कर पाओगे, जब आप लिख नहीं पाओगे, उसके बाद शायद वीडियो शूट ना कर पाओ, तो उसके बाद घर तो चलाना है, खाना तो खाना है, रोटी खानी है, तो वो कैसे आएगा? पैसे तो होने चाहिए उसके लिए, तो फिर वो पैसे आपको उस टाइम पर रॉयल्टी के रूप में आएंगे, है ना। अब इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी वो वीडियो पे, क्योंकि वहाँ उस सेशन की मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी है, वो मैं अनकट वीडियो अपलोड करूंगा उस टाइम में, उसका लिंक है, राइट। और मैं आपको इस वीडियो के अंदर फिलहाल सिर्फ अपना एक्सपीरियंस, तब तक के लिए लेते हैं शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं जाइएगा ना, विल बी राइट बैक।
ऑल राइट, सो वी आर बैक एंड हम अभी बात कर रहे थे रॉयल्टीज वगैरह की। हाँ, तो है क्या? देखो, ये पानी है ना। गांव देहात में काफी सारी चीजें मुफ्त में मिल जाती हैं आपको, नेचुरली अवेलेबल। और शहरों में रहने के लिए पानी की एक केन मंगाने के लिए भी मेरे को 25 से 30 रुपए का केन मंगाना पड़ता है। सब जानते होंगे ये चीज, कोई अनोखी बात नहीं कर रहा। और कल को भी पानी को पीऊंगा मैं, तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? तो इसीलिए कल को मेरे कोई गाने सुने, कोई बजाए कहीं पर, परफॉर्म करे, तो सोसाइटी विल मेक श्योर कि वो रॉयल्टीज जो वो कमा रहे हैं मेरे काम को यूज कर कर उसका कुछ हिस्सा मेरे पास आए, जिससे मैं अपना जीवन जी सकूं उस वक्त भी जिस समय मैं काम करने के लायक नहीं हूं, है ना। ऐसे भगवान मेरे को एक लंबा काम करने की उम्र दे, वर्क स्पैन मेरा बढ़ाए, जिसमें मैं काम करता रहूं। पर बिल्कुल, अगर आप एजुकेटेड हो, आप जानते हो, शिक्षित हो कि ऐसा वक्त भी आता है, तो उस चीज के लिए भी आप तैयार रहें, है ना। तो बजाय कि कैसे अकेले रहने के, आप एक कम्युनिटी का हिस्सा बने जहाँ पे और लोग भी आप ही की तरह, है ना। और आपको फ्यूचर में सिक्योरिटी मिले। तो दिस इज नॉट अबाउट सर्वाइवल, इट इज अबाउट नाउ सिक्योरिटी। एक अनदर स्टेप है, क्योंकि संगीत तो आप करेंगे, उसके बाद आपको अपना जीवन भी जीना, राइट। जीवन जीने के लिए पैसे भी चाहिए, तो उन पैसों के लिए आप क्या सही तरीका अपना सकते हैं, वो मैं आपको बताऊं। तो रॉयल्टीज के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी उस लेक्चर में, जो मैम है एक, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। बाकी भी जो पैनल में लोग थे, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था वहाँ पे। इसकी 14 तारीख को ये चेन्नई में, कोचीन में हुई थी ये वर्कशॉप, और बहुत ही अच्छा सीखने को सबको मिला। वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर ही रहा हूँ। उसके अलावा मैं अब आपको बता रहा हूँ कि लाइव परफॉर्मेंसेस के लिए जब मैंने अपने क्वेश्चन पुट किए उनके पास कि मैम ऐसा हुआ, एक कॉलीफेस्ट के अंदर बच्चे मेरा गाना गा रहे थे, मैं कुछ नहीं कर सका वहाँ पे, तो वहाँ पे कौन देखेगा? आईपीआरएस के क्या लोग खड़े होंगे वहाँ पे, जो बताएंगे कि भाई ये तो गाना उनका है, ये उनका है, उनका उन सबको राइट्स है। तो ऐसा नहीं होता। तरीका ये होता है कि जो जो सॉन्ग परफॉर्म किए जा रहे हैं कहीं भी किसी वेन्यू पर, तो उसकी सेट लिस्ट पहले से लाइसेंस किए जाते हैं एक बॉडी से, जो कि आईपीआरएस ही है। इन्हीं से आपको लाइसेंस मिलेंगे कि ये सब गाने हम गाएंगे, और फिर इन्हें परफॉर्म करेंगे, और फिर जो भी उनका कट रहेगा वो उन तक जाएगा, और उनसे फिर रेगुलेट होकर मेन आर्टिस्ट तक, ओरिजिनल आर्टिस्ट तक पहुंचेगा। ये सर्किट है। अभी क्या है ना, म्यूजिक का सब जगह पूरा फैला हुआ सिस्टम, और वो मैच्ड अप चीज को ही मैनेज करना इज अ थिंग, राइट। जिंदगी में चीजें मैनेज करना ही, सभी की चीजें काम पहले होते हैं, बट मैनेज करना ही एक इम्पॉर्टेंट काम है, जो कि ये लोग करते हैं। अब क्या है कि इसमें राइट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कॉपीराइट्स और रॉयल्टीज के बारे में एक सेशन में समझाया। टॉप टू डाउन बता रहा हूँ कि सबसे लास्ट में ये सेशन हुआ, और उससे पहले जो हुआ था, तो सबसे पहले जो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है ना, वो एज अ म्यूजिशियन, एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, वो ये है कि डॉल्बी डिजिटल के बारे में बहुत से समझाया एक सर, ठीक है। उनके बारे में भी मैं आपको वीडियो शेयर करूँगा, सकता हूँ। डॉल्बी डिजिटल जो है एक टेक्नोलॉजी है, जो आवाज है, साउंड की क्वालिटी जो है, एक किस, क्या इक्वलाइजेशन होना चाहिए उसका, क्या स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, वो ऑलरेडी पेटेंटेड, एक टेक्नोलॉजी को पेटेंट कर लिया गया है, ठीक है। और वो एक ऐसी स्टैंडर्ड क्वालिटी डिजाइन करी गई है बाय डॉल्बी, कि उसमें आवाज अच्छी ही लगती है ना। पहले हम सुनते थे, बहुत पहले कैसेट्स के जमाने में, या उससे पहले ग्रामोफोन पे, वो एक मोनो साउंड होता था, एक स्पीकर से आवाज आती थी, क्योंकि एक ही स्पीकर पे, एक ही माइक से रिकॉर्ड होता था, और एक ही स्पीकर पे आवाज आती थी। उसके बाद फिर एक चीज आई स्टीरियो, जिसमें लेफ्ट चैनल और राइट चैनल, दो ईयरफोन जैसे होते हैं, वैसे दो स्पीकर्स होते थे, लेफ्ट और राइट। फिर स्टीरियो साउंड आया। उसके बाद फिर चैनल्स और बढ़ गए। फिर 5.0 आया, जिसमें 5 स्पीकर्स लगे होते थे अलग तरीके से। 7.1 आ गया। अब और भी अलग अलग टाइप के आ गए, लेकिन एक स्टैंडर्ड है उनका,
जो कि डॉल्बी ने डिसाइड किया है। आप पहले अगर मूवीज वगैरह देखते होगे तो उसमें आता था एक डॉल्बी डिजिटल साउंड, और जब आप स्टीरियो ये साउंड जब आप सुनते रहे थिएटर्स के अंदर, अगर आप थिएटर में गए, बहुत बड़ी आवाज आती है। मेरे को याद है एक मूवी देखी थी मैंने, शायद से स्वदेश, और उससे पहले आ चुका था डॉल्बी डिजिटल। थिएटर में मैंने मूवी देखी थी स्वदेश, या फिर कोई और मूवी थी, शायद गदर। हाँ, उसमें एक साउंड, एक सीन आता था, मैं श्योर नहीं हूँ, बट एक सीन था चक्की पीसने, ठीक है, चक्की पीस ऐसे रही थी। हाँ, दोनों को बता रहा हूँ। तो शायद स्वदेश का वो सीन है, उसमें चक्की पीसने का एक सीन है, तो चक्की जब पीस रही थी, तो फिर यहाँ मैं बैठा हूँ, और वो ऐसे पीसने का साउंड ऐसे पीछे से घूमता घूमता पूरा ऐसा राउंड सराउंड में ऐसे सुन रहा है, चक्की जैसे मेरे इधर से जा रही है चक्की, और मैं बीच में बैठ के पीस, ऐसा एक्सपीरियंस मिल रहा था। दैट साउंड एक्सपीरियंस इज डॉल्बी, है ना। म्यूजिक को, आवाजों को सुनने का भी एक एक्सपीरियंस है, वो डॉल्बी डिजिटल देता है। एज एन यूजर मैं बता रहा हूँ आपको, बाकी टेक्नोलॉजी क्या है वो तो ज़्यादा आपको सर बताएंगे उस सेशन के अंदर। बाकी जितने म्यूजिशियंस हैं जो कि सिर्फ आवाजें ही नहीं ना, म्यूजिक तो ऑल अबाउट साउंड, तो साउंड भी डिजिट डॉल्बी के अंदर आए तो फिर क्या बात है। और अब आ चुकी है डॉल्बी एटमॉस करके एक नई टेक्नोलॉजी आई है, जिसको यूज करने के लिए हम सबको प्रेरित कर रहे थे, और थैंकफुली मैं तो यूज कर ही रहा हूँ। अब ये रिसेंट मेरा जो सॉन्ग है सावन चला, उसको मैंने डॉल्बी एटमॉस पे ही रेंडर किया। और सर ने कहा आप उसको मिक्स भी डॉल्बी मास्टर भी करें, यहाँ तक कि आप कंपोज भी उसको, जब आप डॉग पे बना रहे हैं तभी आप डॉल्बी मास्टर उस पर ही करें एटमॉस पर, ताकि आप एक एक इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन कर सके कि कहाँ पर कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाए, तो एक 3D इन्वायरमेंट, एक एटमॉस्फेयर आप क्रिएट कर पाओगे। और बहुत सारे म्यूजिशियंस ने डॉल्बी एटमॉस के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें की, और मैंने खुद सुनकर देखा है। आप स्टीरियो सुनो और सुनो आप डॉल्बी वर्जन, कि मजा आ जाएगा आपको साउंड सुनने का। एक जो एक एक्सपीरियंस होता है, आपको लगेगा आप एक लाइव परफॉर्मेंस के अंदर बैठे हो। जैसा मैं लाइव म्यूजिशियंस को अटेंड करता हूँ, वैसा ही आपको रिकॉर्डिंग के अंदर फील आएगी। सोचो क्या अमेजिंग बात है। तो ये ये डॉल्बी एटमॉस जो है वो मेरे को सबसे बेस्ट लगा पूरे सेशन में, उसके बारे में मैं जानने गया तो दैट वाज रियली वर्थ। अच्छा, उससे पहले जो था दैट वाज अबाउट सॉन्ग राइटिंग, जिसमें कि ए आर रहमान सर के साथ जब वो रंग दे बसंती का गाना है, ए साला अभी अभी हुआ यकीन, उस सॉन्ग को हमने एज अ एग्जाम्पल लेकर उसको क्रैक डाउन किया, और उसके अंदर देखा कि क्या क्या उन्होंने किया था, एडिंग हार्मोनीज और क्या क्या एलिमेंट्स डाल सकते हैं सॉन्ग के अंदर, कैसे कब स्टार्ट हो, कब हुक लाइन आए, कब ब्रिज आए। अब मैंने अपने इस सॉन्ग के अंदर जो था आजकल मैं अब ब्रिज यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सावरिया सॉन्ग जो था उसके अंदर आई रोट अ ब्रिज। और इनफैक्ट एक सॉन्ग मैंने टाइम्स के साथ किया था, जब मैं गया उनके पास बॉम्बे में था, तो मैंने कहा कि एक गाना करते हैं। तो वो एक ही सॉन्ग का मेरे को चांस मिल रहा था, मैंने कहा इसमें सब कुछ डाल देते हैं एज अ कंपोजर, जो जो एलिमेंट डाल सकते हैं, तो मैंने उसके अंदर ब्रिज पोर्शन भी डाला। अब ब्रिज पोर्शन होता क्या है, ये मैंने इस सेशन में भी मेरे से पूछा गया, तो मैंने तब भी बताया था, और मैं आपको अभी भी एक एग्जांपल से देता हूँ। सावरिया सॉन्ग के अंदर गाना ये है, सावरिया तेरी आंखें करती है ये बयां, ये इंट्रो पार्ट है। कोरस पार्ट आता है, सावरिया दिस इज कोरस। अब वर्स आता है, ये जख्म कुछ रोज में भर जाएगा, ये पल भी यकीनन गुजर जाएगा। सेम मेलोडी पे दूसरा वर्स भी है, कहाँ उड़ चली तेरी हंसी, तू जो सबको हंसाती थी चुप हो गई। सिमिलर है, लेकिन इससे पहले ब्रिज आता है। ब्रिज ऐसे, कहाँ उड़ चली तेरी हंसी, तू जो सबको हंसाती थी चुप हो गई, थोड़ा सा एलिमेंट। और ब्रिज जो मैंने ना जाने तू मेरा है कौन में डाला, वो ऐसा था। ये कॉम्पोजिशन हो गया सावरिया। अब नेक्स्ट सॉन्ग पे आते हैं, ना जाने तू मेरा है कौन। तो ये सिंपल है, ये कोरस से स्टार्ट होता है, ना जाने तू मेरा है कौन, ना जाने तू मेरा है
कौन। ये सिंगर दिग्विजय सिंह परिहार से मैंने गवाया था। और इसके अंदर ब्रिज पार्ट हमने डाला। एक इसके अंदर ब्रिज पार्ट ऐसे आता है कि तेरी छोटी सी आंखों में नींद है, अब नींद चुराए मेरी, बातें जो करती तू मुझसे दिल में उतरती है गहरी। यूं तो जीती है दुनिया बस अपने ही मतलब से, पर छोड़ के अपना साया तू मुझको मिला है रब से। खून से बढ़कर रिश्ता हो, पास मेरे तू हो या हो ना हो कोई हो, ना जाने तू मेरा है कौन। आगे वापस कोरस पार्ट में। तो ये वर्स है, वर्स नहीं, ये ब्रिज है। वर्स जो चल रहे थे इसके वो तुझ तेरी देख देख के सूरत दिन की वो शुरुआत अब मेरी, धूप खिली है जैसे बरस के बाद मेरी, ओस की बूंदों सी तू रब का नूर, ना जाने तू मेरा है कौन। ये कॉम्पोजिशन। अच्छा, ये मेरे सॉन्ग्स आपने कम सुने होंगे, ज्यादा जो पॉपुलर सॉन्ग्स हैं वो सुनाता हूँ। ठीक है, तो यही रहमान सर का गाना जो था, ये ऐसा ना अभी अभी हुआ यकीन के याद है मुझ में कहीं, हुई सुबह मैं जल गया। ये वर्स है, खिंचा खिंचा हो गया। दिस इज कोरस। रूबरू रोशनी, रूबरू रोशनी है। ये मेरे ख्याल से काइंड ऑफ अ प्री कोरस पोस्ट कोरस टाइप्स। हाँ। अच्छा, ना ना ना, ये जो दोबारा वर्ड शुरू हो जाता है। ब्रिज पार्ट क्या है इसके अंदर वो बताता हूँ मैं। हम्म, आंधियों से झगड़ रही है नौ मेरी, मशालों से बढ़ रही है नौ मेरी, जो लोहा था। ये वापस फिर वो वर्ड्स में आ गए, ये तन्ना। तो उस सर की बड़ी अमेजिंग क्रिएटिव कॉम्पोजिशन है, तो उसमें उन्होंने क्या क्या चीजें डाली। और ब्रिज पार्ट मतलब क्या हुआ कि आपके पूरे सॉन्ग के मूड से थोड़ा सा हटके वो एक अलग मूड देता है, फिर वापस आप सॉन्ग के अंदर आ जाते हो, सेम कॉम्पोजिशन के मूड के अंदर आ जाते हो। ये मेरा मानना है, मेरी डेफिनेशन है। बाकी सर ने कहा कि दैट किल्स द मोनोटोनस मोनोटोनी ऑफ द कॉम्पोजिशन, कि एक ही तरीके का चला जा रहा है गाना, थोड़ा सा उसको चेंज कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। ऐसे बहुत सारे सॉन्ग हैं, इंग्लिश सॉन्ग्स आप उठा सकते हो। और ये मैंने आपको एक अच्छी कॉम्पोजिशन जो है इंडिया की, बट ये भी 12 13 14 साल पुरानी कॉम्पोजिशन। नई कॉम्पोजिशन में मेरे को और कुछ याद आए तो ये है ना गाना, सोनू निगम जी का गाना है, पर पता नहीं वो ब्रिज पार्ट है कि मेरे ख्याल से दोनों वर्स ही अलग रखे हैं उन्होंने। ये गाना तो शंकर एहसान लॉय जी ने बनाया हुआ है। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी हर पल यहाँ। और फिर ना 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 ना, ये कोरस है। वर्स आया इसमें, पलकों के लेके साए, पास कोई जो आए, लाख सवालों
पागल दिल को दिल धड़के ही जाए। हाँ, पर सोच लो हर पल यहाँ सेम मेलोडी। वापस आ गया वो उस चीज से। और इधर चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है, बस वही सब से हंसी है, उस हाथ को हर पल यहाँ वापस आ गए। दैट इज द कंपोजिशन की तरीके से समझने का, अरेंजमेंट की तरीके से समझने का तरीका सॉन्ग को। हाँ, और मेरे को कुछ अभी याद आए और कोई कॉम्पोजिशन जिसमें ब्रिज हो एकदम सिग्निफिकेंट। बैक स्ट्रीट बॉयज सुनते हो अगर आप, तो मेरा तो भाई वन ऑफ द फेवरेट है। तो उसके अंदर आपने गाना सुना है ये, शो मी द मीनिंग ऑफ बीइंग लोनली, दिस इज द फीलिंग आई नीड टू वॉक विद, टेल मी व्हाई I can't be there where you are. There's something missing in my heart. Ding, 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 ding. So this melody is basically kind of a chorus या फिर signature tune, or something missing in my heart. It's maybe that's kind of a chorus. Show me the meaning is the chorus actually. हाँ, उसके अंदर एक verse आता है जैसे कि so many words of the broken heart. Da, 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 da. Show me the meaning. ये वर्ष आया। अब उसमें एक ब्रिज पार्ट है, ये ऐसे ही चलता रहता है गाना। अब इसमें आया, your every breath will become the dawn. ठीक है, ये कोरस एंड ये रिदम चल रही है। अब आएगा एक ब्रिज पार्ट जो कि पूरे सॉन्ग से हट के है थोड़ी देर के लिए चेंज। There's nowhere to run, there's no place to go. Surrender my heart, body and soul. How could it be the things things you never show? Whoa, 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 whoa. Ding, 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 ding. You are missing in my heart. Tell me why can't I be there where you are? Show me the meaning. So ये कैसे हाई नोट पे जाकर है, कैसे हाई नोट नहीं है, इट्स ऑल अरेंजमेंट। ब्रिज एक कॉम्पोजिशन पार्ट है, पूरे कॉम्पोजिशन का एक अरेंजमेंट का एक छोटा सा सेक्शन है विच इज ब्रिज। और उसमें वो थोड़ा सॉन्ग का मूड चेंज कर देता है, एंड देन अगेन यू कम बैक टू कोरस कि भाई गाना क्या था भूल ही गए, कहीं से कहीं ले गए, है ना। अब क्लासिकल बंदिश में तो आप कहीं से कहीं जाते ही रहते हो, वो बहुत एक घंटे की परफॉर्मेंस होती है। दैट्स व्हाई आई वाज टॉकिंग अबाउट कि वहां से आप सीखो। पर जो कॉम्पोजिशन है उसमें 5-10 मिनट के अंदर आपको एक कलाकारी दिखा देनी है। हम्म, तो आजकल तो जो पॉप सॉन्ग्स आप सुनोगे उसके अंदर इतना है ही, मोनोटोनस ही चल रहे होते हैं ज्यादातर। एक सॉन्ग क्या, वो 5-6 सॉन्ग्स आएंगे वो एक ही जैसे ही होंगे। केड़ी ये लकड़ी कमाल, कितने सारे, ये सब एक ही जैसा ही सुनने को लगेगा। अब आपको ऐसा लगेगा जैसे वो पिछला जो पिछले साल सुना था किसी मूवी के अंदर गाना, वो ही दोबारा उसका सेकंड वर्ड सुन लो। मतलब कि अब इतना छोटे छोटे प्रोपोर्शन में मिल रहा है आपको वो म्यूजिक से जो मिलता है रस, राइट। तो अभी और कोई कुछ मैं आपको बताता हूँ अच्छी कंपोजिशन बाय गुड कंपोजर्स। हाँ, एक और अच्छा तरीका, रहमान साहब का एग्जांपल देता हूँ। एक साडा हक गाना सुना हो अगर आपने, रॉक ऑन मूवी से, तो उसमें आता है एक
बहुत सारे लीड्स एंड मेलोडी है, बट लीड गिटार पे है, वो वोकल्स पे नहीं है, बट स्टिल कॉम्पोजिशन है वो, बिकॉज इट हैज अ लीड मेलोडी। तो ये स्टार्ट होता है तो स्टार्ट हुआ, तुम लोगों की इस दुनिया में हर कदम पर इंसान गलत, मैं सही समझ कर जो भी कहूँ तुम कहते हो गलत, मैं गलत हूँ तो फिर कौन सही, फिर कौन सही। ये हार्मोनी, मर्जी से जीने की भी मैं क्या तुम सबको अर्जी दूँ, मतलब कि तुम सबका मुझ पे मुझसे भी ज्यादा हक है, साडा हक है तेरा। टैं, 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 टैं। Then chorus comes. साडा हक है तेरा, साडा हक है तेरा, साडा हक है तेरा, साडा हक है तेरा, ठीक है, ये सब चला। फिर डैडैक 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 चक, डैडैक 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 चक, कोई को फ्रेंड है, ये वर्ड्स है। ब्रिज आता है इसमें, मैं बताता हूँ कैसा आता है। एक अजीब सा पोर्शन है जो, गाना नहीं चलाऊंगा, स्ट्राइक आ जाएगा, मैं आपको ऐसे सुनाऊंगा और समझ जाओगे आप। तो वो जो है, विवादों से तुम हो, क्यों बाटे मुझे, क्यों काटे मुझे इस तरह, हो, क्यों सच का सबक सिखाए, सच फिर भी सुन ना पाए, सच कोई बोले तो तू नियम कानून बताए, तेरा डर, तेरी बात, तेरी माँ, तू ही रख रख साडा हक है तेरा, साडा हक है तेरा। Then comes the lead guitar melody. Oh. अच्छा, ये मेलोडी चल रही है पूरी, और पीछे कोरस पे हल्के से कॉर्ड जो चल रहे हैं, उन्हें अरेंजमेंट जो लिए, वो पता है कौन सा गाना, इसी फिल्म का दूसरा गाना है, तुम हो पास मेरे, तो साथ मेरे हो, तुम यूं खुद को मैं हार गया, तुमको मैं जीता हूँ, ओ, बहुत बढ़िया गाना। हाँ, अब वो गाना ऐसा उन्होंने अरेंज किया कि वो रॉक स्टार जो है, जो हमारा रणबीर कपूर जो एक्टर है, जॉर्डन, वो अपनी लवर को याद कर रहे होते हैं उस समय, उस मोमेंट के लिए। ठीक है, तो लीड बज रही है कुछ और बैकग्राउंड में एक वो दिखाना, एक मतलब आर्टिस्टिक पिक्टोरियल तरीका उनका, एक ऑडियो की तरीके से दिखाने का तरीका हुआ कि उस मोमेंट में वो चला गया है और वो अपनी उनको लवर को याद कर रहा है थोड़ी देर के लिए। और लीड तो कुछ नया बज ही रहा है, बट पीछे बैकग्राउंड में जो कोर्स है, आप ध्यान से सुनोगे ना तो आपको पता लगेगा वो ऐसे बज रहा है, ओ हो फिर वापस आया। हम्म, बहुत अमेजिंग कॉम्पोजिशन, बहुत बारीकी से, और ये रॉकस्टार को भी कितना टाइम हो गया है सोचो, है ना। इतना काम आपको अच्छा कॉम्पोजिशन देखने को बहुत ही रेयरली मिलता है, क्योंकि ये वक्त लगता है भाई। ये लोग अगर कंट्रोवर्सी में पड़े रहेंगे तो ये बना पाएंगे इतनी ब्यूटीफुल आर्ट, है ना। नहीं बनता है ऐसे, नहीं बनता ही नहीं भाई। जो चीज वक्त से बनती है, वो वक्त से बनती है, तभी उसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है ना। बाकी चीजें सस्ती होती है, राइट। अच्छा, तो फिर आते हैं, और ब्रिज आपको मतलब काफी अच्छे से समझ आ गया, बाकी आप और देखो यूट्यूब वगैरह वीडियो पे, देखो ब्रिज होता क्या है, और चीजें सीखो कहीं से, किसी टीचर से पूछो बॉडी ब्रिज पार्ट। तो ये सब पोर्शंस आप डालोगे तो सॉन्ग्स के अंदर तो और वो लगेगा, नहीं तो ऐसा लगता है कि वो एक ही राग में अटके हुए हो। इट्स अ वर्सेटैलिटी कि आप
धुन में गायब नहीं हो, आप होश में, जैसे बोलते हैं कि ये मगन हो गया। तो म्यूजिक का भी एक नशा हो जाता है, एक 3 कॉर्ड पे चल रहा है और सब कुछ वो चल रहा था, तो हटाओ उससे, थोड़ा दिखाओ और कुछ, और फिर वापस आके दिखाओ, बल्कि वो मौत को छू के टक से वापस आने वाला काम है ना, कि आप कॉम्पोजिशन से हटे थोड़ी देर के लिए, वो भी कॉम्पोजिशन का पार्ट है, और फिर वहां पे से फिर वापस आओ, वो अपनी कलाकारी। तो ये बताया ब्रिज पोर्शन। और ब्रिज पोर्शन, मैं अपने सॉन्ग्स में ब्रिज पोर्शन मतलब लिरिक्स पे नहीं, बट सुरों में था, तो वो सब है। पर आपको मतलब ऑलमोस्ट आइडिया हो ही गया, इस कंपोजिशन को डिकोड हम फिर कभी और। चलो, ये हुई सॉन्ग राइटिंग का, जो मेरे को सेकंड बेस्ट लगा। थर्ड बेस्ट मेरे को राइट्स वाइट्स का लगा, क्योंकि वो म्यूजिकलिटी से इतना ज्यादा रिलेटेड नहीं है, इट्स मोर अबाउट साउंड, साउंड्स, साउंड रिकॉर्डिंग, लाइव परफॉर्मेंस से भी कम साउंड रिकॉर्डिंग पे। ठीक है, और साउंड रिकॉर्डिंग करनी ही चाहिए आर्टिस्ट को, है ना, नहीं तो आप नहीं करोगे तो दूसरा फोन लेके बनाएगा आपकी वीडियो, और फिर वो कहीं सुनाएगा उसका, फिर कहीं जाएगा, फिर आपका नाम नहीं आएगा, कुछ ना कुछ ऐसा होता है। तो बेटर है आप एक कम्युनिटी का हिस्सा बन जाओ। ठीक है, और इनकी एक नॉमिनल सी फीस है, विच इज लाइक, वो वीडियो के अंदर बता रखा है, बहुत नॉमिनल फीस, वो फीस देके आप अपना काम भी दिखाओ। हाँ, सिर्फ इतना नहीं, पैसे देके आपको वो मिल जाएगा मेंबरशिप आपका एक नेशनल लेवल पर। अब वो बता रहे हैं कि एक होना चाहिए कम से कम, मेरे टाइम पर 5 मांगे थे उन्होंने, तो 5 थे मेरे पास, जो मैंने नेशनल लेवल पर रिलीज किए होंगे। ठीक है, ज़्यादा ही किए हुए थे, बट मिनिमम 5 मेरे को लग रहा था, मैंने 5 डाल दिए उसमें। और आप मिनिमम एक आपका नेशनल लेवल पे कोई एक सॉन्ग या फिल्म या कुछ रिलीज हुआ होना चाहिए, तो आप फिर मेंबर बन सकते हो, और फिर आप वर्कशॉप अटेंड करके अपडेटेड रह सकते हो। ठीक है, तो 3 पोर्शंस जो मेन मेन थे वो मैंने बताया आपको, क्या क्या रिवीजन करते। सॉन्ग राइटिंग, सेकंड अपना डॉल्बी डिजिटल, जिसमें कि हम टेक्नोलॉजी के बारे में जान रहे हैं, और तीसरा राइट्स एंड रॉयल्टीज के बारे में। ठीक है, और पूरे सेशन का नाम ही माई राइट्स, माई म्यूजिक माई राइट्स करके था। तो बहुत अच्छा हुआ, अभी भी चल रहा है वो मुंबई में, मेरे ख्याल से 20 तारीख को होने वाला। तो जितने भी लोग मुंबई के देखेंगे इस वीडियो को, तो आप तैयार रहें, 20 तारीख को आप जाके फिजिकली जाके अटेंड करो, क्योंकि ना यहाँ से आप बोलोगे कोई आपके अंदर क्वेश्चन से, क्वेश्चन सेट लिख कर जाओ वहां पर कि क्या क्या पूछने हैं, और पूछो और वो सही जवाब देंगे, क्योंकि वो इंडस्ट्री के बहुत पहले से काम करते हुए लोग हैं, है ना। सोचो रूबरू जो उन्होंने वहां पे सामने जो व्यक्ति बैठे हुए थे, होगा उनका भी बैंड था, मेरा भी बैंड था, ठीक है, लेकिन वो तब से कर रहे हैं और मैं अब शुरू किया। रूबरू गाना जो था ना, वो हम जब गिटार सीख रहे थे, मैं और मेरा ड्रमर जो था, वो कहता था मेरे को कि यार रूबरू गाना मैंने सीखा है गिटार पे, पहला गाना अगर उसने ढंग का कोई सीखा होगा तो। ड्रमर सीख रहा था गिटार, तब रूबरू गाना सीख रहा था, तो मेरे को तब याद आया कि यार ये आज मैं यहाँ बैठा हूँ, कितना लंबी जर्नी हुई उसके साथ। फिर वहाँ पे जो इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस हैं, जो मेरी तरह अपने गाने खुद लिखते हैं और अपने गाने निकालते रहते हैं, ऐसा, तो उनके लिए भी लॉन्ग रन के लिए एक बढ़िया चीज़ है, क्योंकि एक म्यूजिशियन के लिए एक लेट आउट होता ही है कि आप अपने गानों में अपनी भावना प्रकट कर रहे हो, है ना, और ये आपका काम भी है। तो इसको आप सिक्योर भी करें, और लॉन्ग रन में आप रॉयल्टीज के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता हूँ मैं, अभी यंग हूँ, अभी इतना बूढ़ा के ज़माने का नहीं सोचता हूँ, है ना, पर फिर भी ये एक सही राह है ना, यहाँ पे आप जोड़ो और फिर आप बाद में कुछ भी करो अपने सॉन्ग्स, और इनको अपडेट करते रहो कि आज हमने ये गाना निकाला, अगले महीने ये निकाल रहे हैं, तो बताते रहो इनको, है ना। और अगर इंडियन हो तो फिर इन सोसाइटीज के साथ जुड़ना ज़्यादा बेनिफिशियल है, बजाय कि आप बाहर के डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ जुड़ रहे हो और सब कुछ उनको दे देते हो, क्योंकि उनके पास देखो ज़्यादा लोग हैं ना, पूरे वर्ल्ड का उन्होंने ठेका ले रखा है। ठीक है, तो दैट विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर देम। यहाँ पे ये इंडियन लोगों का इन्होंने ठेका ले रखा है, तो इनके पास एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, समझ रहे हो ना, जैसे वर्कलोड उनके पास ज़्यादा है। अपनी कंट्री का जो है इस सोसाइटी के साथ जुड़ो, वैसे ही हर कंट्री के अंदर सोसाइटीज होती है। तो एक अच्छा, मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा सभी को जितने म्यूजिशियंस हैं, कि जिन्होंने ओरिजिनल काम निकाल लिया है, अभी सीख रहे तो अब सीखो, है ना। सॉन्ग राइटिंग सीखो पहले, उसके बाद अगर म्यूजिक प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया है, तो अब आप डॉल्बी एटमॉस पे आओ, और एटमॉस वगैरह पे करके अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हो, ऑलरेडी रिलीज कर रहे हो, तो अब आप एक अच्छी सोसाइटी कम्युनिटी का हिस्सा भी बनो।
ठीक है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ इसलिए। और बता दिया है, ठीक है। फिर अब दैट्स व्हाट्स ऑल अबाउट इट। बाकी मैं जो गया और मेरा कैसा रहा वहाँ पे एक्सपीरियंस, वो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़े ब्रेक के बाद, ठीक है।
हाँ जी, वेलकम बैक। सो अच्छा, वहाँ पे मेरे को मैम ने सजेस्ट क्या किया, वैसे अगर कोई ये प्रॉब्लम तो आई गई ना कि कोई आपको गाना गा रहा है तो क्या करो, तो मैम ने कहा कि सजेशन दिया, मतलब कि इट्स नॉट अ लीगल सजेशन, बट फिर भी मैंने कहा कि कोई गाना है तो गाने दो। पुराने ज़माने में आप सुनोगे, अब आजकल ये है ना, लेजेंडरी सिंगर्स का तो मैंने बता दिया, उनमें से तो 5 जो बताए, उनमें से 4 तो जीवित ही नहीं है। पर जो जीवित हैं और उनके बहुत पॉपुलर सॉन्ग्स हैं जिनके रीमेक चल रहे हैं आजकल, है ना। अ, तो मैंने एक कोई इंटरव्यू में सुना था या व्लॉग में, अलका याग्निक जी ने कहा था कि ये गाना जो है आप रीमेक कर रहे हैं, तो इसको पॉपुलर खुद अपने बलबूते पे करो। आप ऑलरेडी पॉपुलर सॉन्ग को बस उठा ले रहे हो, और फिर अब बस तो नहीं उठा रहे होंगे, शायद वो अ, देते होंगे लाइसेंस रीमेक करने का, पर फिर भी पॉपुलैरिटी उन गानों की ऑलरेडी ज़्यादा है। अच्छा, वो ऑलरेडी ज़्यादा है कैसे? ये पॉपुलर होना क्या सीन है? क्योंकि मैं अब देखो मार्केटिंग भी पढ़ रखा हूँ, तो मैं ये चीज़ें समझता हूँ और इस चीज़ पर मैं और चर्चा करनी चाहिए। तो मेरा एक एनालाइज़ ये कहता है, और मैं आपसे शेयर करता हूँ कि पुराने टाइम पर ये लोग जितने सिंगर्स हैं, है ना, ये फ़िल्म डायरेक्टर के साथ दोस्ती थी या फिर आपको फाइनेंशियल दोस्ती है, उसमें क्या करते थे ये कि गाना एक जो अच्छा हो गया, उसको लाइव परफ़ॉर्म करते थे जगह-जगह जाकर, ठीक है? नॉट जस्ट इन इंडिया, वो दुबई जाते थे और लाइव शोज़ करते थे, और यूएस जाते थे, लाइव शोज़ करते थे। जहाँ-जहाँ पे इंडियन ऑडियंस है, वहाँ जा जाके ये लोग लाइव शोज़ करते थे, और लोगों को जो लाइव शो के अंदर एक वो मिलता है ना, पर्सनलाइज़ एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस लोगों के साथ जुड़ गया, ठीक है? ये स्टारडम जो था वो तो था ही, बट वो हम्बलनेस भी थी उनके साथ, उनके अंदर, है ना? कि स्टारडम ये थोड़ी है कि मैं कहीं का गुंडा हूँ या फिर कुछ ऐसा। ये चीज़ नहीं है ना? लोग आपको जो प्यार करते हैं ना, यू डोंट नीड एनी गुंडापंती, है ना? आप खुश रहते हो अपने अंदर, एक वो सुकून कमाने वाली बात है ये। तो इन लोगों ने वो कमाया है, इसलिए आज इनको दुःख होता है कि ये जो नए आ रहे हैं वो उसका जस्टिस नहीं कर पा रहे। नए गाने करो, क्योंकि इन लोगों की भावनाएँ जुड़ी हैं एक साथ। मैं खुद बताऊँ एज़ एन आर्टिस्ट, आपने मेरे को कहा कि गाने दो, बट वो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? ये मेरा गाना जो है सावरिया, ठीक है? ये हार्ट ब्रेक पर मैंने गाया। हार्ट ब्रेक लोगों का तो आज ज़रा-ज़रा सी बात हो जाता है। अभी परसों किसी लड़की से बात हुई, और फिर अगले दिन उसने ब्लॉक व्लॉक कर दिया, 2-3 बातें हुई आपकी, और फिर बस दिल टूट गया आपका। तो वो ओछापन है, ठीक है? वही समोसे की चटनी कम वाली बात हो जाती है। भाई, मेरे साथ रिलेशनशिप में एक रही, मेरी फ्रेंड थी, ठीक है? तब मैंने उनसे कहा कि मेरे को चैन कार्ड स्टार्ट करनी, और अ, उनके घर में ऐसे जो सिंगिंग-विंगिंग करते हैं, वो लोग पसंद नहीं थे उनको। हालाँकि मैं भी इंजीनियर था, वो भी इंजीनियर थी, और फिर सब कुछ सही था, ठीक है? शायद थोड़ा बहुत और कोई चीज़ें होंगी, लेकिन जहाँ लव आता है, वहाँ पे ये सब चीज़ें छोटी पड़ जाती हैं, राइट? तो हमने घरवालों की सुनी। हमने कहा कि भई जैसा वो चाह रहे हैं, उनको खुश रखते हैं, एक अच्छे बच्चे बन जाते हैं, बजाए कि कुछ उनको दुःख देने के कोई फ़ायदा नहीं। तो एक बहुत अच्छे से म्यूचुअल डिसीज़न पे हम लोगों ने लोगों ने कहा, डिसीज़न लिया, एंड आई लेट हर गो। और ये थिंकिंग ही नहीं है, ये मेरी लाइफ़ रही है।
और जब मैंने और म्यूजिशियन के साथ भी कोलैब किया तो मैं क्यों उनके साथ वन टू वन करता हूँ कि उनकी इस टाइप की थिंकिंग है कि नहीं, है ना। आज की डेट में भी रिजेक्शन लोग फेस नहीं कर पाते, है ना। किसी लड़की ने मना कर दिया तो फिर मना कैसे कर दिया, ईगो पे ले जाएंगे अपनी। और उनको गाइड मिसगाइड करने वाले लोग भी होंगे, अगर तू इनका छोरा है, तू ना कैसे सुन के आगे लड़की की। आज वो ऐसा नहीं होता, समझ रहे हैं आप बात, है ना। वो एसिड अटैक्स वगैरह ये सब कितना कुछ होता है कि भाई मेरी नहीं तो तू किसी की भी नहीं होगी, बदनाम करते हैं लड़कियों। तो मैंने ऐसा खुद नहीं किया, और मैंने अपने आर्ट वर्क के अंदर भी वो दिखाया। अगर आप वो देखोगे, हानूक डैनियल के साथ मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, उसमें हम दोनों ने आपस में डिस्कस करके एक छोटी सी स्क्रिप्ट तैयार करी थी, जिसमें जो है लड़का लड़की को जाने देता है, लड़की को आगे अपना करियर बनाना है, लड़के को अपना करियर बनाना है, तो लड़का जाने देता है उसको। वो स्टोरी वे अहेड ऑफ इट्स टाइम है। आज की डेट में 2024 में भी ऐसा अभी आप देखो कहीं किसी स्टेट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा क्राइम हो रहा होगा जिसके अंदर लव के पीछे कुछ लफड़ा होगा, है ना। लड़ाइयाँ और क्राइम, फिर कहाँ से कहाँ बात क्या क्या चल जाती, ग्रजेस रखे होते हैं लोगों ने, है ना। आज मैं जानता हूँ कि अगर आज ये चैनल भी ग्रो कर रहा है, सरवाइव भी कर रहा है ना, तो भी वो जिनके साथ मैंने अपना ये ड्रीम शेयर किया था उनकी कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स है, जिस वजह से आज हम कर पा रहे हैं। और वो मेरे बारे में अच्छा ही सोचते होंगी, उनका घर परिवार भी अच्छा हो और उनकी फैमिली अच्छी हो, ये मैं सोचता हूँ। तभी ये चीज़ जैसे इकोलॉजी और ये संसार जो है ना न्यूट्रल तरीके से रह सकता है ऐसी थिंकिंग के साथ। नहीं तो लड़ाई झगड़े तो होते रहे किसी किसी बात पे। मैंने अपना बहुत एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ पर्सनल लाइफ का मोमेंट शेयर किया जो मैं कभी वर्क के टाइम पे नहीं करता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आर्टिस्ट अपनी उन फीलिंग्स के साथ जुड़ा होता है, वो सिर्फ एक काम नहीं है कि किसी को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ के आ गए, तो आपका काम है, कोई जज्बात नहीं बने, कोई कुछ नहीं हुआ, ठीक है, आपको पैसे मिल गए, खत्म हो गई कहानी। ये जब मैंने कोई किसी के लिए सॉन्ग लिखा है कुछ किया तो वो अपने जज्बात मैंने शेयर किए। और सिमिलर उन्होंने भी फिर यही इसी टाइप की थिंकिंग रखी होगी कि कोई उनकी एक्स होगी तो उनको उन्होंने जाने दिया, क्योंकि उनकी लाइफ है, उनकी अपनी चॉइस है। उनकी इस ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करते हुए उन्होंने डिसीजन लिया, ठीक है। बाकी आप फिल्म मेकर्स क्या बनाते हैं, क्या लोगों को पसंद आ रहा है कुछ भी करने के लिए, वो दैट्स नॉट मी ना, वो मैं नहीं करता हूँ। मैं जो किया है जो, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तेरी दुनिया से आप सुनो, वो होके मजबूर, उसका रीमेक ही था एक काइंड ऑफ किशोर जी के गाने, पर हमने उसके अंदर कुछ और एलिमेंट्स डाले और नई स्टोरी डाली एक, और नए एक्टर्स के साथ काम करके हमने वो फिल्म बनाई। उसको भी काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन अपने वक्त से बहुत आगे थी वो फिल्म। और उसके बाद फिर वक्त को जो पसंद आता है वो काम नहीं करने लगे हम, क्योंकि वो चीज़ हम है नहीं, दैट इज नॉट आवर पर्सनैलिटी, राइट ना। वो बाकी आर्टिस्ट ऐसा कुछ करने लगे, और जो करने लगे वो मैंने थोड़ी दूरी बना ली उनसे कि भाई नहीं, है ना। बचपन से भी कितने लोगों के साथ उठ के बैठते पढ़ते हो, लेकिन सबकी थिंकिंग कुछ ना कुछ हो जाती, तो आप फिर उनसे करने कर लेते हो, जस्ट पार्ट वेज, राइट। वैसे ही एक अच्छी कम्युनिटी का हिस्सा बने, एक सत्संगत जिसे कहते हैं ना, अच्छी संगति, तो एक जिस आपकी सराउंडिंग्स हैं, आपके लोग आसपास कैसे हैं, वो बहुत मैटर करता है। या फिर आप सोशल मीडिया पे किनको फॉलो करते हो, वो भी बहुत मैटर करता है ना। मेरे को पता है इस वीडियो पे क्या 20 25 50 100 लोग भी देख लेंगे ना, तो मेरे को पता है इतने ही लोग देख, क्योंकि ये सबके बस की बात नहीं है चीज़ें समझना, या फिर वो समझ लो, इट इज नॉट फॉर क्वांटिटी दिस कंटेंट। मैं फिर भी करता हूँ क्योंकि वो उन 100 लोगों के लिए करता हूँ, राइट। क्योंकि वो 100 लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा है उन मिलियंस से, जो कि कुछ भी उनकी थिंकिंग है, वो इधर हवा चली तो उधर हो गए, उधर हवा चली। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा देखा नहीं, कुछ ऐसा फेस नहीं किया, कुछ ऐसा डिसीजन नहीं लिया जो कि दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बने, राइट। तो मेरे लिए वो 100 लोग ही काफ़ी। अब क्या हुआ कि अम, जैसे मैम ने बताया, उन्होंने सोचो उनकी लाइफ में वो जब यंग होगी तब वो गाने गाए होंगे,
और परफॉर्म किया होगा इधर उधर जाके। लेडीज को आज दिन तक जाने नहीं देते हैं कहीं, और वो विदेश वगैरह टूर करके आई। और वो सब कंट्रीज में जहाँ पे सोचो हमारी कंट्री नहीं है वो, वहाँ पे अलग कल्चर है, अलग खान पान अलग है। यहाँ पे वेज खाते हैं और कैसे रहते हैं, और बाकी सब कंट्रीज में ऑलमोस्ट सब जगह नॉन वेज वगैरह चलता है, और क्या क्या खाते हैं। आइडियोलॉजीज अलग है, रिलीजन अलग है, क्या बोल भाषा सब कुछ अलग है। पर वो फिर भी लोग वहाँ जाके अपना काम करके आए। और क्या होगा, अपनी पर्सनल जिंदगी होगी ना वो जो अपने आर्ट में दिखा रहे हैं, तो उनको बुरा लगता है इसी चीज़ के लिए। ये भी मैं बात समझता हूँ, मेरे सीनियर्स ही हुए वो। एक एक टाइम पे रहमान सर ने भी अपना एक सॉन्ग, मैंने कहा था उनको मेल डाला कि कवर कर सकता हूँ, तो उनको मना कर दिया। तो वो यही कि उनकी जो इतनी सीरियस चीज़ है उनको हम मजाक पैरोडी बनाएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। या फिर अच्छे से अटेम्प्ट नहीं करेंगे। तो कितने आप रियलिटी शोज में भी देखोगे, वो कहेंगे कि आपने उस भाव से नहीं गाया, तो भाव उन लोगों ने देखा ही नहीं। तो ये लोगों ने तो गरीबी देखी, और कैसे करके उनको पहला गिग मिला होगा, तो फिर उन्होंने पूरी जान जी जान लगा के वो माइक के आगे लगा दी, कि तब जाके वो गाने हिट हुए। उसके बाद भी वो उनकी लाइफ है वो, हाँ, उन्होंने अपना जीवन लगा दिया उस चीज के लिए। और बाकी जो भी रियलिटी शो में आ रहे हैं वो अच्छे खासे खाल हंसते खेलते एसी रूम के अंदर गा रहे हैं, तो कहाँ से वो चीज आएगी, राइट। वो चीज आप समझ सकते हो मेरे ख्याल से, या आप वक्त के साथ समझेंगे ये सारी। खैर, अ, ये बात मैंने आपको बता दी थी कि जो वो बोली। अच्छा, मैं पॉपुलैरिटी की बात कर रहा था कि पॉपुलर कैसे कर सकते हैं सॉन्ग को, तो फिर आप लाइव शोज खुद करो। या बाकी मैं आपने कहा कि आप गाने दोगे, कोई गा रहा है तो, है ना, इनफैक्ट उसको पैसा और दो कि भाई तुम मेरा गाना पॉपुलर कर रहा। तो पता नहीं मैं उससे कितना सहमत हूँ कि नहीं हूँ, क्योंकि बाकी शायद आर्टिस्ट भी शायद इस चीज़ से सहमत नहीं होंगे कि ऐसे कोई किसी का काम उठा के कुछ ऐसा, है ना। अब मैं सेंटीमेंट दे रहा हूँ कि लेट हर गो, और दूसरा व्यक्ति जो है वो मेरा गाना, अपना गाना बताकर किसी लड़की को एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ, सोचो। और मैंने देखा भी है ऐसा, है ना? तो ये तो ऐसी बात गलत होगी ना, तो मैं तो इस चीज़ को प्रमोट नहीं करूँ। माई कॉम्पोजिशन शुड बी इन सेफ हैंड्स। एक बहुत सभ्य सुलझा हुआ आदमी अगर मेरा गाना कवर करता है तो मेरे को बढ़िया लगेगा। और अगर एक आदमी हो कि कैरेक्टर नहीं है उसका, ठीक है, वो बस ऐसे लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा कुछ, है ना, तो वो मेरे को नहीं लगेगा सही, तो मेरे को हल्कापन लगेगा ये चीज़, तो इसलिए मैं थोड़ा पसंद नहीं करता हूँ। ठीक है, दिस इज मी। सबको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, सबको ऐसी मेरी बात पे सहमत होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे को इसी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है कि अगर कोई और मेरा गाना या मेरे सॉन्ग्स या फिर इस तरीके से यूज करे, मिस यूज करे, है ना। और बाकी पॉपुलर हो जाएंगे यार वक्त के साथ। ये इंडस्ट्री के लोग हैं ना, बाय फेस मेरे को अब धीरे धीरे जाने लगे। बाकी तो ऑडियंस है, वो तो धीरे धीरे जैसे मेरा काम उन तक पहुंचेगा, उनको अच्छा लगेगा, तो उस दिन हो जाएंगे पॉपुलर, है ना। ये बात है। अब ये यही सॉन्ग आप ले लो, सावरिया जो सॉन्ग था, ये तो इट वाज नॉट वन ऑफ माय बेस्ट सॉन्ग, बट हुआ किस तरीके से पॉपुलर, हम वो ऐसे ही हुआ कि हम लाइव परफॉर्म करते थे, तो लोग कहते थे भाई क्या गाना है ना। तो या ये सब चीजें हैं। अब बताया मैंने आपको यहाँ पे आईपीआरएस के बारे में, तो इसके बारे में आप और जानकारी ले सकते हैं उनकी वेबसाइट से। डॉल्बी के बारे में आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं उनकी वेबसाइट से। और सॉन्ग राइटिंग के लिए आप मेरी वीडियोस और देख सकते हैं, तो इस वीडियोस को आप कर दीजिएगा लाइक। कम ऑन जेस्टर। कभी चलता है कभी नहीं चलता, बट कर दीजिएगा अपना यूज, ठीक है, मैं नहीं तो अलग से। हाँ, एनीवे, तो या एक बड़ी जर्नी है, मैं भी क्यूरियस हूँ अब आप आगे फ्यूचर को लेकर, सिक्योरिटीज को लेकर, है ना।
क्योंकि नहीं तो बच्चों को सिखाते ही नहीं म्यूजिक की इस लाइन में आने ही नहीं देते, कहते टाइम वेस्ट है। सुनता हूँ लोगों से, हमारे घर में भी कहते थे काम, दैट्स व्हाई अभी भी हम चला रहे हैं काम करते। एक जॉब करता हूँ मैं, उसके अलावा सैटरडे संडेज आई कीप सेपरेट फॉर म्यूजिक, क्योंकि इसके बिना तो रह ही नहीं सकता, है ना। और अब मैं थोड़ा बहुत सामने भी आता हूँ वीडियो के थ्रू, कि थोड़ी बातचीत भी हो जाए सिर्फ गाने गाने के, है ना। तो बढ़िया लगा सबसे बात करके। और अब वीडियो को थोड़ा यहाँ पे हम एंड करेंगे, और आपसे मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, जहाँ पे शायद मैं आपको बताऊंगा सॉन्ग राइटिंग के बारे में, कि मैंने सावन चला की स्टोरी पूरी बताऊंगा कि कैसे हमने ये गाना बनाया, और अब जो प्रोड्यूस हो गया रिसेंटली ये सॉन्ग, तो इसमें क्या है। और एक और गाना आने वाला है, वो एक फन सॉन्ग है, बहुत बढ़िया एक सॉन्ग, कि जो एकदम मुरझा जाते हैं लोग हार्ट ब्रेक के बाद, तो उनको थोड़ा खिल खिल खिला के हंसाने के लिए एक अच्छा सा सॉन्ग है, जो कि गवाया मैंने एक ऑस्ट्रेलियन सिंगर से, इंग्लिश सॉन्ग है, और इसमें हिंदी वर्स जो है कोरस हिंदी था। सोचो वो भी ऑस्ट्रेलियन सिंगर ने गाया, सिंगर का नाम है जेक, और बहुत ही बढ़िया फन सॉन्ग। ठीक है, आप सुनोगे उसको, इट विल बी फन, बहुत स्वैग है उस सॉन्ग के, और सुन के सबको मजा आएगा। तो इसके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में, और उससे पहले मैं आईपीएल का जो लाइव सेशन है वो भी अपलोड कर दूंगा, दैट यू कैन फाइंड समवेयर। ठीक है, और मिलते हैं आपसे। ठीक है, ख्याल रखिए सबके सब अपना, और अच्छी अच्छी कंटेंट देखें, अच्छा अच्छा बातें फैलाएं। ठीक है, एक जैसे होता है ना, और सत्संगति में रहें, अच्छी कम्युनिटी में रहें। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने चाहने वालों के साथ, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि हम फिर मिलते रहें, और इस कम्युनिटी को हम आगे बढ़ाते रहें। ठीक है, एंड जस्ट लाइक ऑलवेज, स्प्रेड हैप्पीनेस, स्प्रेड लव एंड स्प्रेड म्यूजिक। चला, बाय बाय।